सीधा उन्होंने गन निकाल के ऐसे रख कच्चा बादाम वाला आया था वो अफेयर वगैरह रहा है लाइफ में। जिंदगी के बारे में एक बात किसी ने बहुत ही सटीक कही है। आई डोंट नो किसने कही है, लेकिन जिसने भी कहा है बहुत ही परफेक्ट कहा है। अगर मौका है तो भुना लेना चाहिए, किससे हो तो सुना लेना। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पराज, आपके साथ वही पुष्पराज जो ना झुकता है ना रुकता है। आई मीन टू से कि कुछ नया कुछ अच्छा आपके लिए आता रहे, इसकी कोशिश मेरी हमेशा रहती है। इसलिए आपके लिए किस्सों से भरे, कहानियों से भरे एक नए पॉडकास्ट को आप तक लेकर आ रहा हूं मैं, टीबीई लाइव, ब्रॉट टू यू बाय द बैड एक्सक्यूजेस। इस पॉडकास्ट में हम टीबीई की जर्नी के साथ ही बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आगे डिटेल में बातचीत होगी। तो द बैड एक्सक्यूजेस से आज मेरे साथ कुणाल देवानी भाई मौजूद हैं। कुणाल भाई, स्वागत है आपका आपके ही पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पराज भाई। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? जो लोग देख रहे हैं वो सब बढ़िया ही हैं। आप बताओ, आप कैसे हो? आपकी लाइफ में क्या सब चल रहा है? जिंदगी कैसी चल रही है? जिंदगी बढ़िया चल रही है। जिंदगी का तो नाम है भागना दौड़ना, और हम भी रुकते नहीं हैं, जिंदगी के साथ फ्लो में ही आगे चलते जा रहे हैं। कुणाल भाई, तो शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की, इस बातचीत की। तो आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कौन है कुणाल देवानी? कौन है? नेम पता है, फेम पता है, काम पता है, सब कुछ पता है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग कुणाल देवानी कौन है? कुछ लोग कुणाल देवानी को एज अ बिजनेसमैन जानते हैं, एज अ रेस्टोरेंटर जानते हैं, अब तो इवेंट मैनेजमेंट से भी जानते हैं। कुणाल देवानी एक बहुत छोटे शहर, अब तो खैर बड़ा शहर है, बरेली से बिलोंग करते हैं। काम काफ़ी जगह किया हुआ है, लेकिन मोस्टली टाइम जो है दिल्ली में बिताया है। तो दिल्ली से भी बहुत कुछ सीखा है, बरेली से भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ग्रो हमेशा, फोकस हमेशा बरेली पे ही रहा है। तो कोशिश यही रहती है कि बरेली में कुछ ना कुछ नया लाता रहूं, लोगों को सिखाता रहूं, उनसे कुछ सीखता रहूं और सबके आशीर्वाद से आगे बढ़ता रहूं। आपने कहा कि आप बरेली में रहे हैं, आप दिल्ली में रहे हैं, आपका मुंबई भी आना जाना रहता है। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि बरेली, मुंबई, दिल्ली, इन तीनों जगहों में से कौन सी जगह आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है? कौन सी जगह सबसे ज्यादा आप इंजॉय करते हैं, सबसे अच्छी लगती है आपको? अगर आप हफ्ते में 7 दिन मानोगे तो 2 दिन मैं बरेली में भी जी लूँगा, 2 दिन मैं बॉम्बे में भी जी लूँगा, 3 दिन मैं दिल्ली जाऊँगा, क्योंकि वीकेंड दिल्ली का ही अच्छा है। और नाइट लाइफ थोड़ा सा मेरे काफ़ी रूटीन के बहुत करीब है, तो वो नाइट लाइफ जो है वो दिल्ली ही देखने को मिलती है। तो दिल्ली मुझसे बेटर तो आप ही जानते हो दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली से ही बहुत कुछ सीखे हैं। मतलब जेब में अगर 10 रुपये भी होते थे तो भी दिल्ली ने बहुत कुछ सिखाया है, जेब में 100 रुपये होते थे तब भी दिल्ली ने बहुत कुछ सिखाया है। तो वो जो टाइम था सीखने का, आज वो याद आता है कि अगर वो टाइम ना होता तो आज मैं यहाँ बैठा ना होता। तो आपने बताया कि आप हफ्ते के 2 दिन बरेली रहते हैं, 2 दिन दिल्ली, 2 दिन कहीं और, ऐसा आपका आना जाना लगा रहता है। बिल्कुल। तो बरेली के बारे में क्या सोचते हैं आप? कैसा शहर है, कैसे लोग हैं, आपको पर्सनली कैसा लगता है, ये जगह कैसी लगती है? बरेली से प्यार बहुत मिलता रहा है, और मन भी क्या होता है कि बरेली में ही रहने का करता है, क्योंकि फैमिली यहाँ है। फैमिली को छोड़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि बाहर जब भी आप कहीं पे भी बाहर खा पी के आओ, कुछ आओ, तो एक घर का खाना ही हो। सेम वही वाइब्स हैं बरेली के साथ। प्लस बरेली को मैं बहुत बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, तो वो इतना बदलाव हुआ है 5-10 सालों में। तो मैं क्रेडिट मेयर साहब को देना चाहता हूँ। तो बरेली में जो चीज़ें पहले हमें लगता था कि ये कभी बदल नहीं पाएंगी, बट इस बार क्या हुआ है कि वो बहुत बदली हैं। और ऐसी बदली हैं कि हर कोई, चाहे विमेंस हो, चाहे मतलब आपके छोटे बच्चे हों, कुछ हों, तो कहीं पे भी अगर वो जाते करते हैं, तो अब इतना बरेली सेफ है, इतना बरेली रात तक डेवलप्ड है कि अगर नाइट लाइफ में दिल्ली से कंपेयर तो नहीं कर सकता, बट दिल्ली से कम भी नहीं है बरेली। और नई नई चीज़ें, बाकी हम भी उस चीज़ों को इम्प्रूव करते रहते हैं, लोगों को नया नया दिखाते रहते हैं अपने ब्लॉग्स। मज़ा आता है कि बरेली देख के, कि बाहर वाले भी जब देखते हैं कि आप इस शहर से आते हैं, और काफ़ी एक्ट्रेसेस इस शहर की रही हैं, आप तो सभी को जानते हैं, सभी को फॉलो भी करते हैं। आज से 5-7 साल पहले लोगों को बताते थे कि हम बरेली से हैं, तो लोग कहते थे कि ये बरेली कौन सा शहर है, अब बरेली कोई इलाका है, मतलब यूपी है। तो पता नहीं, लोगों की हमेशा से नेगेटिव वाइब्स रही है बरेली को लेकर। बट अब मैं बताता हूँ कि बरेली से हैं, तो बरेली पे इतनी मूवीज़ बन चुकी है, इतनी शूट्स बरेली में होते रहते हैं, और बरेली की जो रील्स हैं आजकल वो इतनी पॉपुलर हो गई है हर शहर में। तो बरेली की एक अलग तारीफ है, तो अब प्राउड फील होता है कि हम बरेली से हैं, यही हमारी होम टाउन है, यही बिजनेस टाउन है, सब चीज़ें यही है। कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, इस बिल्कुल। शहर की एक लेगेसी है। तो इसके बारे में आगे भी हम डिटेल में बातचीत करते रहेंगे। ये जो पॉडकास्ट है, हमने एक इस मोटिव से ही डिज़ाइन किया है, हम लेके आए हैं कि हम इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। तो थोड़ा सा आप ये बताओ कि इस पॉडकास्ट में आगे और क्या सब होने वाला है, हम किन चीज़ों को दिखाने वाले हैं? आपके मुख से सुनने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। पॉडकास्ट लाने का रीज़न ये था कि अगर मैं कुछ करता हूँ
तो उसका BTS क्या होता है कि सामने पर्दे पे लोगों को दिख रहा है कि यार ऐसा है वैसा है। अगर मैं कोई भी चीज़ करता हूँ यहाँ पे बरेली में, कुछ सपोज इवेंट से लेके या किसी भी चीज़ से लेके, तो उसका पर्दे के पीछे जो मेहनत रहती है या फिर उसको करने के लिए कितना टाइम तक हमें इंतज़ार करना पड़ता है, उसमें कितनी मेहनत जाती है, तो ये एक्सपीरियंस मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। और ये लोग जानेंगे तो लोगों को एक आइडिया लगेगा, और इस चीज़ को मुझे लगता है कि और मेरे को ये मेरा शहर उस तरीके से अपनाएगा जो आज उतना नहीं अपना पाता। क्योंकि मेरी जो मुझे लगता है कि आज की डेट में मेरी वैल्यू इस शहर से ज़्यादा दूसरे शहरों में है, तो इस मेरा शहर मुझे उतनी वैल्यू दे। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि मैं जिन जिन कलाकारों के साथ काम कर चुका हूँ और जो बरेली को बढ़ाने में सफल हुए हैं, और जनता तक मैं एक अपने माध्यम से, एक पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को कनेक्ट करा सकता हूँ, मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार हूँ कि अब कोई तो कराए कनेक्ट। बिल्कुल करेंगे। फिलहाल आज मैं आपको जनता से कनेक्ट करा रहा हूँ, तो कभी आपने सोचा था कि आपको मेरे साथ पॉडकास्ट पे आने का मौका मिलेगा? मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का और आपका कि भाई एटलीस्ट आपने इनिशिएट लिया मेरे साथ, और यही भाईचारा बरकरार रहे आगे तक के लिए। तो बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। और मैं यही प्यार हमारे व्यूअर्स से चाहूँगा, इस पॉडकास्ट को दें, इस शहर को दें, और हम लोग जो इनिशिएटिव लेकर आए हैं उसको दें। आपका एक वेंचर है द बैड एक्सक्यूजेस कर, जिसमें आप इवेंट्स करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़रा इसकी स्टोरी मैं जानना चाहूँगा, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ तक पहुँचा है, एक बच्चे से इसको नरिश करते करते आप कहाँ तक लेके आए हैं, क्या सब हो रहा है इसमें? इस इवेंट कंपनी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इस इवेंट कंपनी को सिर्फ मात्र 2 साल हुए हैं। 2 साल में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और काफ़ी चीज़ें डेवलप भी करी हैं, और मुझे लगता है कि ये मेरा एक पहला इकलौता ऐसा बिज़नेस है जिसमें मैंने ज़ीरो से स्टार्ट करा है। आज तक एक पैसा लगा के कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी इस बिज़नेस पे, इस वेंचर पे आज तक मैं पैसा लगाऊंगा और ये इतना ग्रो होगा। तो जनता से भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि अगर वो ये समझते हैं कि द बैड एक्सक्यूज़ ने कुछ उनके शहरों में इवेंट्स दिए हैं, अच्छे दिए हैं, कुछ दिए हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी बरकरार रखेंगे। नाइट लाइफ हो गया, कॉमेडीज़ हो गई, या कुछ भी हो गया, नई नई चीज़ें आती रहेंगी। प्लस ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये चीज़ नहीं करी थी, बस मज़े मज़े में सोचा था। एक रात 2 दिन में प्लान बनाया, तीसरे दिन में स्टार्ट कर दी। एक चीज़ आपने बहुत सोचा होगा, जो इसका नाम है द बैड एक्सक्यूजेस, बड़ा ही अतरंगी नाम है, तो इस नाम को रखने के पीछे का क्या थॉट है, क्या? एक पंजाबी सिंगर है, पंजाबी सिंगर, उनका नाम है AP ढिल्लों। उनका एक गाना आया था एक्सक्यूजेस। तो मैं डेली ना जब भी घर लौटता था काम से, या मतलब कहीं पे भी निकलता था ट्रिप पे, तो मेरा एक गाना ना, और चाहे कोई भी नाइट क्लब हो गया, कोई भी जैसे जहाँ मैं काम करता था या कहीं पे भी जाता था, एंटर करता था, तो वहाँ पे मेरा एक एज अ वेलकम सॉन्ग कह लीजिए, या फिर मेरा एक कनेक्टेड सॉन्ग कह लीजिए कि फेवरेट सॉन्ग, तो वो एक्सक्यूजेस नाम उसी वजह से आया। और फिर मेरे को उसको एक एज अ, मतलब मैं उसको उस चीज़ में देखने लग गया कि लगता है कि ये मैं इससे काफ़ी कनेक्टेड हूँ। फिर उसी दौरान मेरा जब प्लान हुआ कि मैं इस इवेंट कंपनी को नाम दूँ, तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ शॉर्ट फॉर्म करके TBE द बैड एक्सक्यूजेस कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया। 2-3 नाम शॉर्ट लिस्ट करे थे, तो तीसरा नाम द बैड एक्सक्यूजेस आया। तो जब बात हो ही रही है द बैड एक्सक्यूजेस की, तो एक सवाल आपसे बिल्कुल आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा होगा। हम लोग लाइफ में कई बार ऐसे मौके हमारे सामने आते हैं, हम एक्सक्यूजेस देते हैं लोगों के सामने। आपने अपनी लाइफ में अब तक का सबसे बैड एक्सक्यूज कब दिया, किसे दिया, क्या दिया? देखिए, मेरे को लगता है ना, जहाँ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता हूँ तो मैं वो चीज़ छोड़ देता हूँ। मैंने इससे पहले भी मेरे काफ़ी सारे बिजनेसेस रहे हैं, तो मुझे लगता है जहाँ मैं अब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ, ये चीज़ मैं बहुत ईजिली कर ले रहा हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ नया सोचता रहता हूँ, नया करता रहता हूँ। और मेरा एक जगह बैठ के या कहीं पे भी बैठ के काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो जितना मैं ट्रैवल करता हूँ उतना मैं नया कुछ सोचता हूँ, नया कुछ सीखता हूँ, और वो चीज़ फिर मैं अप्लाई करता हूँ अपने नए नए बिजनेस में, नए नए वेंचर्स में। तो मुझे रुकना बिल्कुल पसंद नहीं है। और बात रही गंदे बहानों के, तो मुझे गंदे बहाने देने पसंद, तो इसलिए अच्छे बहाने देते हैं आप। अच्छे बहाने देते हैं कि लगे वो उस चीज़ की एक वैल्यू लगे कि हाँ ये तो चलो हो सकता है इसके। जी जी। लेट उठा है तो उठा है। अक्सर यही होता है। सब मुझे मेनली एक्सक्यूज सिर्फ सोने के लिए देना पड़ता है।
कभी कभी लेट हो जाता है सोने के लिए, सुबह टाइम से नहीं उठ पाता हूँ, तो बस एक वही एक्सक्यूज़ रहता है मेरा डेली लाइफ का, डेली शेड्यूल का। तो भाई द बैड एक्सक्यूजेज ब्रांड के साथ आपने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट्स के साथ काम किया है। आप स्टैंड अप कॉमेडी में बात करें तो आप अनुभव सिंह बस्सी के साथ काम कर चुके हैं, आप अभिषेक वालिया के साथ काम कर चुके हैं, आप हर्ष गुजराल के साथ काम कर चुके हैं जी। तो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, एक और सवाल है लेकिन पहले ये जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था इन सब के साथ? मेरे को बहुत कुछ इन आर्टिस्ट से ना सीखने को मिला, और सबसे बेस्ट तो नहीं कहूँगा, तीनों अपने लेवल के नेक्स्ट लेवल आर्टिस्ट हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले अभिषेक वालिया भाई की। तो वो मतलब ऐसे बंदे हैं कि आपको हर टाइम सपोर्ट करने के लिए रेडी, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ हो। राइट। अगर आपने उन पर ट्रस्ट किया तो सेम ट्रस्ट उनकी तरफ से भी आपको आएगा ही आएगा। तो और उनकी लेवल में कोई छोटा बड़ा नहीं है, अगर काम कर रहा है तो वो उसको बराबर में बिठाएंगे, अपने साथ खिलाएंगे भी, अपने साथ घुमाएंगे भी। एक ट्रू आर्टिस्ट की पहचान। और कहीं पे भी अगर आप लो फील कर रहे हो तो आपको वो कॉन्फिडेंट भी दिलाएंगे। और सबसे बेस्ट उनका जो लगता है वो क्राउड वर्क है, और लोग उसी की वजह से उनको बहुत पसंद करते हैं। और आज जो टीवी के आप बड़े बड़े शोज़ देखते हो तो काफ़ी स्क्रिप्ट्स भी वो लिखते हैं, और काफ़ी सारे आर्टिस्ट के साथ भी वो कोलैबोरेशन करते हैं। दूसरी रही हर्ष गुजराल की बात, तो हर्ष गुजराल भाई जब मैं पहली बार मिला था तो पहली बार उनसे मेरे मुलाकात जो हुई थी गुड़गांव में हुई थी। तो पहली मुलाकात में ही ऐसा जो फ्रैंकली बिहेवियर उनके साथ हो गया कि तू तो भाई है, तू भाई जैसा है, ऐसा है वैसा है। तो ये चीज़ उनके साथ बहुत ऐसी मेरी रही है। तो कभी भी मतलब मैं उनको देखिए आर्टिस्ट सब हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल में रियलिटी में जाओ तो वो लगता है कि ये हमारे जैसे ही है, यूपी से, एक तो वो कानपुर से है। तो एक बातचीत बोली ऐसी है और मजाक ऐसा है उनका, और कभी भी सीरियस हो जाते हैं, कभी भी वैसे हो जाते हैं। तो लेकिन उनके साथ काम करने में थोड़ा सा डिसिप्लिन भी हमें रखना पड़ता है, तो वो बिल्कुल हम रखते हैं। और कोशिश रहेगी आगे भी उनके साथ टूर ऐसे ही बरकरार रहेंगे। और उनके साथ भी यही है कि काम के टाइम पे काम, बाकी मौज मस्ती के टाइम पे मौज मस्ती। तो ये वो दोनों चीज़ें थोड़ी सी अलग रखते हैं। बाकी रही तीसरी बस्सी भाई की बात, तो बस्सी भाई एक तो मेन सीनियर आर्टिस्ट है, सबसे ज़्यादा सीनियर आर्टिस्ट है। फिर उनके साथ में कोई भी चीज़ लाने में या परमिशन उन्हें बताने में थोड़ा सा क्या है कि लाइक होता है ना कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं कहीं बैठे हुए, तो वो एक फील आता है। तो वो स्कूल के प्रिंसिपल वाली कोई भी मुझे बात कहनी है कि बस्सी भी आएगी, तो वो थोड़ा सा ऐसा कहीं पे वो बिजी होते तो थोड़ा सा डर लगता है कि अभी कहें या ना है कहें। कॉमेडी के स्कूल का प्रिंसिपल ही कहा जाए। हाँ, मतलब अगर स्टेज पे नहीं है तो वो सबसे डरावने वो हैं, और अगर स्टेज के सामने तो उनसे ज़्यादा मजाकिया इंसान कोई नहीं। सही बात। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी पब्लिक के लिए तो वो उनका प्यार ही बहुत है। तो आपने द बैड एक्सक्यूजेस के साथ बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट्स के साथ काम किया है, अभी कुछ कॉमेडियंस का नाम आपने लिया, आप बहुत सारे डीजेस के साथ भी काम करते हैं, बहुत अलग अलग शहरों में आपके शोज होते रहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ बरेली की जनता, आप डीजे चेतस को बरेली कब लेके आ रहे हैं? देखिए, इस चीज़ का तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी सारे अपकमिंग प्रोग्राम हैं, हमारे आर्टिस्ट आएंगे काफ़ी आगे सारे। बाकी अगर बरेली की जनता चाहेगी चेतस को बुलाना तो बिल्कुल बुलाएंगे हम, बिल्कुल इस चीज़ को लाइन अप में रखेंगे। और जिनको जिनको जो आर्टिस्ट बुलाने हैं तो प्लीज़ इस जगह कमेंट करें, और हम बिल्कुल उस चीज़ को आगे कोशिश करेंगे कि वो चीज़ फुलफिल कर पाएँ। क्या बात है, कमेंट कीजिए नीचे, सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, ये मैं लास्ट में फिर बोलूँगा, लेकिन आप ये कमेंट ज़रूर करना कि आप कौन से आर्टिस्ट को बरेली में देखना चाहते हैं। उनको बुलाने के लिए कुणाल भाई मौजूद है मेरे साथ। तो कुणाल भाई, अगला सवाल आपसे ये है मेरा कि आप बरेली के अंदर पार शक्ति खुराना से मिले हो रिसेंटली जी, उनसे मिलकर कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस था वो, और कुछ बातचीत अगर हुई तो क्या बोला उन्होंने बरेली के बारे में, या कैसा उनको लग रहा था यहाँ? सबसे पहला सवाल मेरा उनके साथ यही था कि आपको बरेली लगा कैसा, क्योंकि वो उनका आना एक तो फर्स्ट टाइम हुआ। पहले उनके भैया आए थे, अभी वो आए हैं। हाँ, बरेली की बर्फी के टाइम पे बरेली की बर्फी के टाइम पे वो आए थे, वो भी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आए थे जितना ये ज़्यादा टाइम के लिए आए। जी जी। तो इन्होंने नई नई जगह एक्सप्लोर करी है, और उन्होंने बरेली को अपनी स्टोरीज़ पे, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के थ्रू दिखाया। तो एक तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रशक्ति भाई कि आपने बरेली को अपने स्टोरीज़ पे ऐसा करके दिखाया। प्लस सबसे पहला मेरा सवाल उनसे यही था
कि आपको बरेली लगा कैसा, तो उन्होंने छूटते ही यही बोला कि बरेली मज़ा आ गया। एक तो उनकी पंजाबी जो वाइब है वो मैच कर गई, उनको फूड उस तरीके का मिल गया, यहाँ पे सब चीज़ें उनको उनकी तरीके से मिल गई। तो फिर अब हमें ये लगता है कि और आगे आने वाले जो आर्टिस्ट आएंगे तो उनके लिए भी बरेली बहुत सही शहर है, और ऐसे ही और शूटिंग्स होती रहे बरेली में तो और हमें भी मज़ा आता रहेगा। बरेली का नाम बढ़ रहा है और क्या चाहिए। जी जी। पर्सनली आपसे पूछूं तो शहर के अंदर, बरेली शहर के अंदर, हमारी बरेली के अंदर हैंग आउट करने के लिए आपको सबसे अच्छी जगह क्या लगती है? शहर में घूमने के लिए पसंदीदा जगहें क्या है आपकी? मैं ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि मैं बरेली जब भी रहता हूँ, जितना टाइम भी रहता हूँ, तो मैं एक रात का जो चक्कर है ना वो बरेली कैंट का ज़रूर मारता हूँ। मुझे जो वहाँ पे ना एक अलग फीलिंग आती है कि ये जगह, मतलब मुझे किसी भी शहर में आप पूछ लो कि वो शहर वाला मज़ा जो अपने बरेली कैंट का है वो कहीं नहीं। बाकी तो अब तो बरेली की रोड इतनी प्यारी हैं, इतनी बढ़िया हैं कि रात में आप अपनी गाड़ी अब इनफैक्ट चला सकते हो और वॉक कर सकते हो, साइकिल चला सकते हो, रनिंग कर सकते हो आप, और सब चीज़ें पास में रखती हैं। पहले सब चीज़ें दूर दूर हुआ करती थी, अब इतने फ्लाईओवर्स बन गए हैं, इतने सब चीज़ें बन गई हैं, डेवलपमेंट इतना स्ट्रॉन्ग आ गया। तो आपके हिसाब से हमारी बरेली में ऐसा क्या होना चाहिए जो इस शहर को, हमारी बरेली को दिल्ली मुंबई जैसे शहरों के कतार में ला के खड़ी कर दे, ताकि यहाँ के युवाओं को भी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिले, चाहे एंटरटेनमेंट की बात हो, चाहे करियर की बात हो, या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो? मुझे लगता है कि बरेली जैसा जिस स्पीड से डेवलप हो रहा है तो आने वाले टाइम में आप कंपेयर नहीं कर सकते कि ये आप लोग, कुछ लोग उसको, मुझे पता है कि मिनी दिल्ली बोलेंगे या मिनी, क्योंकि अब तो खैर मेट्रो भी ऐलान हो गई कि मेट्रो भी आनी है, एंड पाथवेज स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, फिर रोड्स और बेटर हो रही हैं, इंडस्ट्रियल एरिया हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा पढ़ाई यहाँ पे अच्छी है, कॉलेजेस, और स्पेशली जो हमारे मेयर के बेटे साहब हैं पार्ट जी, तो उनको भी लगता है कि बरेली से, मतलब उनको उम्मीद बहुत है बरेली से कि बरेली में सबसे मेन तो चीज़ उन्होंने बरेली में जॉब्स के लिए एक फेयर लगाया था। तो उनको उसमें बहुत रिजल्ट अच्छा मिला था, पॉजिटिव रिजल्ट मिला था। फिर उन्होंने अपना कॉलेज इस लेवल का कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और दूसरे शहर से कहीं भी फीका पड़ता है। लोग इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं उस कॉलेजेस में, और उस कॉलेज में, और इतने बच्चे पढ़ते हैं, तो सबकी एक पॉजिटिव वाइब रहती है, और पढ़ाई करने की और एक जॉब करने की। जो आज जॉब भी कर रहे हैं तो उनसे भी मैं अगर फीडबैक लेता हूँ तो बहुत अच्छा ही बताते हैं। कहीं भी मैं, जो भी मेरे दोस्त हैं या कुछ भी पुराने जो लोग हैं वो नोएडा रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम्हें नोएडा ज़्यादा बेटर लगता था बरेली? तो आवाज़ एक ही निकलती, बरेली। बरेली, राइट। ये तो है, कहीं ना कहीं आप कितना भी दूर चले जाओ तो ये शहर मिस ज़रूर होता है कि अगर यहाँ होते तो ये होता है। बिल्कुल, वो घर वाली फीलिंग देता है। पंडित जी की चाय पी रहे होते हैं, राइट। मट्ठी खा रहे होते हैं, बारिश के टाइम में पकौड़े खा रहे होते हैं, ये सब चीज़ें बरेली की कभी भी नहीं बदल सकती। अच्छा, हम द बैड एक्सक्यूज़ की बात कर रहे थे। आपका जो वेंचर है, बहुत सारे आर्टिस्ट्स के साथ आपने काम किया हुआ है, तो अगले 5 साल की हम बात करें, क्या विज़न है आपका? द बैड एक्सक्यूज़ेस को आप कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं? क्या प्लान्स है आपके अगले 5 साल के लिए? वो ज़रा शेयर कर देंगे तो मज़ा आ जाए। देखिए, मेरा प्लान द बैड एक्सक्यूज़ को लेके अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ है। अब मैं टीम इसमें बढ़ा रहा हूँ, टीम डाल रहा हूँ, प्लस मैं शहर और बढ़ा रहा हूँ कि हर शहर में हमारा कोशिश हो कि ऑफिसेस हो या फिर टीम हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि हर शहर में अवेलेबल हो, ताकि हर शहर में इवेंट्स हो सके। और 5 सालों में मेरा विजन ये है कि मेरे को नंबर 1 इवेंट्स एंटरटेनमेंट कंपनी बनानी है, और कोशिश ये भी रहेगी कि इसको इंटरनेशनल लेके जाएं। जब तक इंटरनेशनल कोई चीज़ नहीं जाती तो आप उस चीज़ की हाई क्रिएट नहीं होती। राइट। लाइक दिलजीत दोसांझ आपने देखा हो कि आज की डेट में कहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन गए पंजाब के। बिल्कुल। तो मतलब उन्होंने जो रिप्रेजेंट करा पंजाब को, तो आज पंजाब प्राउड फील होता है। राइट। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि एक इवेंट कंपनी बरेली से उठ के कहाँ तक पहुँची है तो लोग भी प्राउड फील हो कि मैंने कुछ करके दिखाया है। अच्छा कुणाल भाई, मुझे ये पता चला है कि आप जो है द बैड एक्सक्यूजेस से पहले रेस्टोरेंट के बिजनेस में थे, एम आई राइट? बिल्कुल। तो इसकी क्या स्टोरी है और कैसे आप इसमें हैं, बैकग्राउंड वगैरह क्या है, थोड़ा सा वो बता दें। क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस ना फूड का रहा है, और बट रेस्टोरेंट का नहीं रहा है। रेस्टोरेंट का मेरा ही शौक था। तो 11-12 जब ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद कॉलेज के टाइम पे, देखिए सीधी सी चीज़ है, पढ़ाई में इतना कभी मेरा मन लगा नहीं उतना। मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज में मुझे लगता है कि ज़्यादा मैं अच्छा कर सकता हूँ। कभी भी मेरा, वही मैंने बताया आपको कि एक जगह बैठ के चीज़ करने का मेरा कुछ ही मन नहीं करता। तो रेस्टोरेंट बेस मैं फूडी था, मतलब मेरा खाने पीने का इतना शौक़ रहा है, और 10th 11th 12th में मैंने इतना कुछ खाया पिया है। फिर मुझे लगता है कि जब मैं दिल्ली गया था
तो दिल्ली में मुझे नई नई चीज़ें खाने को मिलती थी, सब कुछ करती थी। अब बात आपने मुझसे कही थी कि बॉम्बे, दिल्ली और ये बरेली वाली, जी। तो यही बॉम्बे की मैं एक पृथ्वी कैफ़े की बात करूँ हाँ। तो सबसे पहले मैंने एक बॉम्बे में जब मैं गया था, मैं तब कंगना रनौत से मिला था। कंगना, अब आज की डेट में तो खैर वो बीजेपी, मुझे आइडिया नहीं था। उसके बाद जब मुझे भूख लगी थी ना, तो उसके बाद मैं पृथ्वी कैफ़े में गया था। तो पृथ्वी कैफ़े में क्या है ना, पराठे बहुत फेमस है वहाँ के, और पता ही होगा आपको पृथ्वी कैफ़े किनका है। तो बहुत ज़्यादा चर्चा सुनी थी, तो मैंने वहाँ पे ऐसे ही पराठे ऑर्डर करे थे। उसके बाद हमारी एक आदत है बरेली वालों की कि डेजर्ट भी चाहिए हाँ, साथ में। हाँ। तो डेजर्ट में उनके पास ऑप्शन थे कि वॉफल और आइसक्रीम के, और एक और चीज़ थी वो मुझे याद नहीं है, बट फिर मेरे को लगा कि वॉफल कैसा होता होगा, कभी लाइफ में मैंने खाया तो था नहीं। तो वो चीज़ मेरे जब आई, जब एक टेबल पे आई, तो इतनी प्रेजेंटेबल लगी, और मेरे को खाने के बाद इतना मेरा पेट भी भर गया और डेजर्ट का डेजर्ट भी हो गया। और चीज़ मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्दी भी रहती है वो। लोग ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं, अमेरिकन डेजर्ट है तो उसको खाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये हमारे शहर में होनी बनती है। और आज तक किसी ने नहीं भी सोचा था कि वो शहर में लाने वाला जो हूँ वो मैं ही था। वॉफल, क्या बात। उसी नाम से मेरा एक रेस्टोरेंट है, वॉफल अफेयर्स, आज भी अवेलेबल है, आज भी चलता रहता है, बट मैं इतना अभी फोकस नहीं कर पाता उसे। और ऐसा फ्रेंचाइजी आज वो भी अवेलेबल है स्विगी जोमेटो पे, और आने वाले टाइम में बस सबसे डाइन इन में भी अवेलेबल रहेगा वो। तो द वॉफल अफेयर्स एक आपका वेंचर है जो सक्सेसफुली आपने चलाया, और अभी भी आप वो प्रोसेस में आपने बताया। बिल्कुल। अफेयर्स की बात हो रही, तो कोई आपका अफेयर वगैरह रहा है लाइफ में, अभी है कुछ ऐसा तो जानना चाहूँगा मैं। देखिए अभी तो खैर नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई है। अब तो खैर अगर आप, ऐसा बोलना पड़ता है, हाँ। ऐसा बोलना नहीं पड़ता, ऐसे ही है। लास्ट 5 ईयर्स से तो मैं काफ़ी ज़्यादा सिंगल हूँ, क्योंकि मैं अपने काम के साथ इतना, मेरा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप चलता रहता है, तो मैं काम से इतना फुर्सत नहीं मिल पाती कि मैं उन सब चीज़ों पे भी ध्यान दूँ। एक गर्लफ्रेंड कैसी होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें? मुझे लगता है कि अगर आपको अपना पार्टनर चूज़ करना है तो सबसे पहले तो आप उससे दोस्ती करो, क्योंकि जहाँ शुरुआत में ही प्यार हो जाता है तो फिर बाद में समझने करने में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। और जब आप दोस्ती करते हो ना, तो दोस्ती में क्या होता है कि एक दूसरे को समझने के लिए काफ़ी टाइम मिलता है। उसके बाद जब आपको वो समझे, फिर आपके वो काम को भी समझे, सेम वही चीज़ आप पे भी लागू होती है कि आप भी उसको समझ रहे हो, उसके काम को समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं जब वो ट्यूनिंग मैच होती है ना, वो अच्छा रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप चलता है। तो पिछले 5 साल से आप नहीं समझ रहे हो? तो मैं तो समझ रहा हूँ, मेरे काम को कोई नहीं समझता है। तो जब मेरे काम को कोई नहीं समझता है तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ वर्क नहीं कर सकती। तो मैं सबसे पहले फोकस अपने काम पे। तो दोस्त, बिल्कुल। आपने कहा दोस्ती करो, दोस्त आपकी लाइफ में कितने मैटर करते हैं? एक अच्छे दोस्त की क्या निशानी होती है? तो आप बात कर रहे थे दोस्ती की, तो दोस्ती मेरी लाइफ में इतनी मैटर करती है ना, और दोस्त मिलना भी बहुत मुश्किल है आज की डेट में, ऐसे कि जो आपके लिए हर टाइम खड़े रहें। और आप कैसी भी सिचुएशन में हो, कैसी भी प्रॉब्लम्स में हो, अगर आप आधी रात में किसी भी प्रॉब्लम में हो, आपके साथ कोई भी मिसहैप नहीं हो जाए, तो रात में वो आपके लिए अवेलेबल हो। अच्छा कुणाल भाई, अगर आपकी लाइफ एक मूवी होती तो कौन सी मूवी होती और क्यों, कैसे? ये मैंने कभी ये सोचा नहीं है कि कौन सी मूवी होती, बट आप फाइटर भी कह सकते हो, आप कलयुग भी कह सकते हो, आप वांटेड भी कह सकते हो, वाई यू आर वांटेड? क्योंकि सब भाई के फ़ैन हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है। अच्छा भाई, अभी देखो क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम, हर जगह लोग एक्टिव हैं, कहीं रील्स पे, कहीं शॉर्ट्स पे, और इन पे हर दूसरे दिन एक नया ट्रेंड आ जाता है। तो आप इन ट्रेंड्स को फॉलो करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा अभी तक का सबसे वियर्ड ट्रेंड आपको कौन सा लगा है इंस्टाग्राम पे? मेरे को जो एक तो जब सबसे पहले आया था वो जो कच्चा बादाम वाला आया था, वो मेरे को इतना वेird लगा था। और उसके बाद हर कोई एक इंटरनेशनल सॉन्ग आया था, तो जो बार बार उसको मोरे मोरे को तो मोए मोए करते रहते बंदे, तो वो चीज़ मुझे इतनी वेird लगती थी कि मैं कभी भी, मुझे लगता था कि मैं कैसे करूँगा, बट मैंने किया नहीं अभी तक। वो कच्चा बादाम करके ना बिग बॉस में पहुंच गए हैं लोग। काश हमने भी किया होता। वही जिनके, कभी ये फीलिंग आती है काश हमने कर लिया होता? देखो भाई, बेशरम बन के रोड पे आ जाओ तो मुझे लगता है बिग बॉस में आपको बहुत इजी वे मिल जाता है आज की डेट में। अच्छा, जब हम वियर्ड थिंग्स की बात करते हैं जी। तो
ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, थोड़ा सीरियस सा हो जाता है जब आप इवेंट्स कर रहे हों, आप इवेंट मैनेजमेंट में हैं, बहुत सारे इवेंट्स आपने किए, कोई एक ऐसा वियर्ड मोमेंट जो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो गया, कुछ ऐसा हुआ कभी? तो मैं एक जगह का नाम नहीं लूँगा, तो मैं एक जगह मैंने इवेंट करा था, तो वहाँ पर मेनली हमारे लिए क्या है ना, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम लोगों का क्लोजिंग टाइम होता है, हाँ। क्योंकि कुछ कुछ जगह का टाइम होता है कि 12 बजे के बाद डीजे नहीं बजता, म्यूज़िक नहीं बजता, कुछ जगह क्या होता है कि 1 बजे के बाद नहीं बजता। तो हम लोग जब ना वाइंड अप कर रहे होते हैं तो लास्ट में कुछ गेस्ट आ जाते हैं ना, जब वो काफ़ी हाई होते हैं, काफ़ी हाई ड्रिंक किए हुए होते हैं, तो वो लगता है कि हमें कि इनको अब इनकी पसंद का कुछ एक आध बजा के इनको भी बाय बाय कर दो। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उनको म्यूज़िक चाहिए होता है, सुनना क्या है क्या नहीं है बस मुझे नहीं, मैं कनेक्ट नहीं कर पाता उनसे, बट कहीं ना कहीं ये लगता है कि बस इन्हें म्यूज़िक से मतलब है कि कुछ भी बजा दो, बस म्यूज़िक बजा दो। बट वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो जब क्लब ओनर्स या जो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो हम जब वो वाइंड अप करते हैं तो वो फिर कभी कभी क्या होता है कि डीजे को गाली बकने लगते हैं या फिर कोई तमाशा करने लगते हैं। तो एक बार ही मेरे साथ ऐसा हुआ था कि सीधा उन्होंने गन निकाल के ऐसे रख दी और डीजे पे भी रखती कि तू नहीं बजाएगा, तू नहीं बजाएगा, तू ऐसा कैसे हो सकता है कि तू नहीं बजाएगा। तो वो चीज़ हमें इतना वो लगी, तो फिर जैसे तैसे उनको कामली कंट्रोल करके, क्योंकि उस टाइम पे आप गर्मा गर्मी करोगे तो वो ट्रिगर चल भी सकता है। सही बात। तो उसके बाद से ही काफ़ी उस जगह पे पहले से आमदन कंट्रोल हो गया। बट अब कोई भी पॉलिटिक्स में किसी का भी बेटा है या कुछ है तो आप क्या कर सकते हो, किसी को मना नहीं कर सकते, या हमें भी नहीं पता होता कि किसी के पास ये चीज़ है या नहीं है। राइट। तो कहीं ना कहीं बस ये चीज़ वेट बहुत ज़्यादा लगी थी उस टाइम पे। तो उसके बाद से सोचा है कि जब भी हम लोग कहीं पे करें या तो सब बाउंसर्स की टीम और सब चीज़ें अकेले की बजाय साथ में रख के वाइंड अप करें। उससे क्या रहता है कि प्रॉब्लम नहीं रहती। बरेली जो हमारा अपना शहर है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? यहाँ पे इवेंट कल्चर कैसा है? अच्छा है, कम है, और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? आज से काफ़ी टाइम पहले हमारे बरेली में सनबर्न हुआ था। तो उस टाइम पे मेरे को इतना उम्मीद नहीं थी कि बरेली में लोगों को इतनी नॉलेज होगी। आप इससे पहले हमने कोक स्टूडियो भी बरेली में होता हुआ देखा। वो टाइम होता था कि कोक स्टूडियो उस लेवल का रहा है। फिर अब आज की डेट में खैर पाकिस्तानी हो गया है, तो हाँ। यहाँ पर उतनी कोक स्टूडियो की वैल्यू मिलती नहीं है। स्टिल बरेली वाले अब ये समझते हैं कि ये म्यूज़िक किस कैटेगरी का है, ये म्यूज़िक हमें सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये नॉलेज बहुत है। ऑल राइट, तो काफ़ी सारी बातचीत हमने कर ली है इस पॉडकास्ट में, और मुझे लगता है कि अब हम वाइंड अप करना चाह रहे हैं। लेकिन वाइंड अप करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी सवाल या डिस्कशन आपसे मैं करना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट में आगे आपका बहुत अहम रोल होने वाला है। तो आप खुद ही बताएं, क्या है वो आपका रोल, किस तरह से इस पॉडकास्ट को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, क्या प्लान्स हैं? तो देखिए, इसमें मेरा जो रोल रहेगा कोई बहुत ज़्यादा खास रोल नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो 2 कुर्सियाँ आपको दिख रही है ये वाली, बस मैं इधर की जगह इधर बैठ जाऊँगा और यहाँ पे जो हमारे गेस्ट आने वाले टाइम में आएंगे उनसे मैं ऐसी ही वार्तालाप करूँगा। यही इस शो का मोटिव है, यही आपको सबको बताना था। तो हमारे जो टीवी के आर्टिस्ट हैं उनके साथ भी हम लोग काफ़ी बात करेंगे और बरेली के काफ़ी लोगों से हम बात करेंगे और कुछ ऐसे लोगों से भी बात करेंगे जिनसे आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं या सुनना चाहते हैं, या फिर जिस फील्ड में आप लोग हैं तो उस फील्ड से उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचाएंगे इस चैनल के थ्रू। तो इस चैनल को प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। और कुछ भी आपको या कोई भी ऐसा आपको गेस्ट इस पर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। क्या बात है। तो जैसा कि भाई ने बताया कि आप आगे एज अ होस्ट भी इस पॉडकास्ट में नज़र आएंगे, और सेलेब्स, एंटरप्रेन्योर्स, बहुत तरह के गेस्ट आपको इस पॉडकास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। एम आई राइट? जी। तो जाहिर सी बात है, इस पॉडकास्ट को देखने की एक बड़ी वजह आपके पास है, तो देखते रहिएगा। आई होप आपको आज का ये पॉडकास्ट, ये बातचीत बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कौन सा बेस्ट पार्ट लगा आपको इस पॉडकास्ट में, क्या और आप देखना चाह रहे हैं, एंड शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना मेरे दोस्त। मिलते हैं जल्द अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।